नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहाँ पर आप सभी सहायक अध्यापकों की तैयारी को लेकर के। तो हम आपको बताते चले, यदि झारखंड में सहायक अध्यापक आप हैं और आकलन परीक्षा में 101% सफलता पाना चाहते हैं, तो आपके लिए, यदि आप 1 से 5 के शिक्षक हैं, तो आपके लिए हमारे टीम की तरफ से कंप्लीट सेट 1 से 5 शिक्षक के लिए हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सीडीपी, ईवीएस और रीजनिंग इसमें शामिल है। 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, जिसमें आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न दिए जा रहे हैं। विभिन्न राज्यों के आकलन परीक्षा से आए हुए प्रश्न इसमें होंगे और उसके साथ साथ आपका जो जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक है उस पर आधारित सारे प्रश्न होंगे। तो आपको बता दें, अगर इस टेस्ट सीरीज में आप जुड़ना चाहते हैं, भाग लेना चाहते हैं, तो आपके लिए यहाँ पर 100 रुपये इसके प्राइस रखे गए हैं। आप 100 रुपये यानी 99 रुपीज दे करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और डेली सुबह में आपको एक यहाँ पर टेस्ट सीरीज दिया जाएगा, जिसमें प्रश्नों सभी मिक्स रहेंगे और उसको आप बनाएंगे और उसके बाद जो है आप यहाँ पर हमें उस टेस्ट सीरीज का आंसर शीट भेजेंगे। उसके बाद फिर से आपको आंसर शीट दे दिया जाएगा, आप देखेंगे कि कितना सही हो पा रहा है और उसके साथ फिर आपको यह वीडियो भी दिया जाएगा, जिससे आप अपना आकलन कर सके। तो आप अभी तक अगर कहीं भी नहीं जुड़े हैं, किसी भी तरह का नहीं ले पाए हैं यहाँ से कोर्स, तो आप आकलन सीरीज में जरूर जुड़ जाइएगा 99 रुपीज में, जिससे कि आपको यहाँ से 100% सफलता मिल जाएगी। तो देखिएगा किस तरह के प्रश्न आते हैं। ये सभी प्रश्न आपको विभिन्न राज्यों के परीक्षा में आए हुए हैं, तो आप सभी देख लीजिएगा और मोबाइल नंबर 9631054226 पर अभी संपर्क करके आप जरूर जुड़ जाइएगा। तो चलिए चलते हैं बंधु, तो हम आप लोगों के लिए देखिए आज यहाँ पर टेस्ट सीरीज 23 लेकर के उपस्थित हो चुके हैं। तो आप सभी तन मन और धन से इस टेस्ट सीरीज में लग जाइएगा और सभी कोई जुड़ जाइएगा टेस्ट सीरीज में, क्योंकि टेस्ट सीरीज आपके लिए सारे राज्यों के आकलन परीक्षा में आए हुए और यहाँ पर जैक मॉडल पाठ्यक्रम पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों का शिफ्ट करवाया जा रहा है, जिसमें 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज चल रहा है। तो यदि आप में से जो शिक्षक अभी तक ये 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न को नहीं देखे हैं, वो जरूर देख लेंगे। सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज में यह सारा नोट्स 1000 प्रश्न आपको दिया जा रहा है। तो आप यहाँ से जरूर सभी को परचेज कर लीजिएगा और साथ ही साथ तैयारी भी कीजिएगा हमारे साथ जुड़ करके, जिससे कि आपको डेली प्रश्न पत्र मिल रहा है। आप यहाँ से बना करके हमें भेजेंगे और आपकी कॉपी जांच कर दी जाती है, उसके बाद आपका रिजल्ट प्रकाशित किया जाता है। तो आप अपना और अपने जिले का नाम रोशन के लिए 99 रुपीज में अवश्य आज टेस्ट सीरीज में जुड़ जाइएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है? इसमें कौन सी अक्षमता बच्चों में ऐसी है जो जन्मजात होती है, जन्म लेने के बाद नहीं, वो जन्मजात ही होती है? दृष्टि दोष, श्रवण दोष, मूक बधिर या मंद बुद्धि। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो दृष्टि दोष है वो जन्मजात नहीं, वो कभी भी हो सकता है। श्रवण दोष कभी भी किसी भी स्थिति में हो सकता है। मूक बधिर आदमी कभी भी किसी भी स्थिति में हो सकता है। लेकिन देखिए मंद बुद्धि होता है, ये बच्चा जन्म से ही पैदा होता है, मंद बुद्धि बच्चे। ठीक है, तो मंद बुद्धि ऐसा है जो क्षमता जो है जन्मजात होती है, वो दोबारा इसमें नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता की जांच हेतु किया जाता है? लोगों को जो सुनने में कमी होती है, तो उसके सुनने की क्षमता की जांच हेतु किसका प्रयोग किया जाता है आपको बताना है। डेसीमीटर, डेसीबल, डेसीपाइन या डेसी बिंदु। तो देखिए जिनको सुनने की क्षमता यानी जो इनको आवाज़ नहीं सुन पाते हैं, ध्वनि को नहीं सुन पाते हैं, तो उसको मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? डेसिबल का प्रयोग करके पता किया जाता है कि सुनने की क्षमता क्या है और क्या नहीं है। अगला है, किस प्रकार के बच्चों को शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है? देखिए हम लोग यहाँ पर विभिन्न भाषाओं का प्रयोग करते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और यहाँ पर सांकेतिक भाषा। तो सांकेतिक भाषा यानी कोई व्यक्ति सामने खड़ा है, अगर वह यहाँ पर जो है नहीं कर पा रहा है, मूक बधिर है, वह बोल नहीं पाता है, तो उसकी शिक्षा किस में दिया जाता है? तो देखिए अगर एक बोलना है तो एक देंगे, दो बोलना है तो दो गो का संकेत देते हैं, तीन है तो तीन गो का संकेत देते हैं। तो इस तरह से सांकेतिक भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है। तो किसको पढ़ाया जाता है? तो वो मूक बधिर बच्चा को पढ़ाया जाता है। जो मूक बधिर होते हैं उनको यहाँ पर सांकेतिक भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो मूक बधिर इसका आंसर होगा।
आर्थिक स्तर का प्रभाव किस पर नहीं पड़ता है। बहुत लोगों को से आपने सुना होगा कि हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर थी इसलिए हम नहीं पढ़ पाए, हम ये नहीं कर पाए, हम वो नहीं कर पाए। तो ये देखिए यही प्रश्न है कि आर्थिक स्तर का प्रभाव किस पर नहीं पड़ता है। आत्मसम्मान पर, सीखने की क्षमता पर, उच्च संस्थान में प्रवेश पर, जीवन यापन पर। तो देखिए अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो आपको आज के समय में आत्मसम्मान पर जरूर ठेस पहुंचेगा, आत्मसम्मान पर आपका प्रभाव पड़ता है। अगला है सीखने की क्षमता। देखिए सीखने की क्षमता का आर्थिक स्तर से कोई संभव नहीं है, कोई यहाँ पर रिलेशन नहीं है, क्योंकि जिनमें सीखने की क्षमता होगी वह कहीं भी किसी भी समय सीख सकते हैं, क्योंकि सीखना का काम हर समय और हर जगह चलते रहता है। इसलिए ये आपसे जो प्रश्न पूछा है कि सीखने की क्षमता का प्रभाव किस पर नहीं पड़ता है, तो राइट आंसर देखिए आपका बी ही है। सीखने की क्षमता पर आर्थिक स्तर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक कमजोर वर्ग का बालक भी जो मेहनती है वो डॉक्टर, इंजीनियर और यहाँ पर पुलिस बन सकता है, और एक जो अमीर वर्ग का बालक है वो भी चोर और डाकू बन सकता है। इसमें आर्थिक स्तर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नहीं तो जितने भी बड़े घराने के लोग होते हैं सिर्फ यहाँ पर अच्छे ही जॉब में होते हुए खराब में नहीं आते, ठीक है। इसलिए आर्थिक स्तर यहाँ पर इससे कोई रिलेटेड नहीं है। उच्च संस्थान में प्रवेश, इसमें आर्थिक स्तर पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उच्च संस्थान में प्रवेश केवल उन्हीं लोगों को मिलता है जो यहाँ पर जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, मैंने उसमें प्रभाव पड़ता है। जीवन यापन पर भी प्रभाव पड़ता है आर्थिक स्तर का। आपका जीवन यापन निम्न होगा अगल बगल इलाके के आदमी की अपेक्षा, तो जीवन यापन पर भी प्रभाव पड़ता है आर्थिक स्तर का। सिर्फ किस पर प्रभाव नहीं पड़ता है, तो सीखने की क्षमता पर। सिर्फ किस पर प्रभाव नहीं पड़ता है, सीखने की क्षमता पर। राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो ये पेडागोगी सेक्शन के अंतर्गत था। तो आपको हर सेक्शन का इसमें प्रश्न मिलता है, तो आप सभी डेली वीडियो को शाम 7 बजे अवश्य देख लिया कीजिएगा। भारतीय सेना के तीनों अंगों का प्रमुख कौन होता है। जो भारतीय सेना होती है उसके तीनों अंग का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री, ठीक है। तो भारतीय सेना के तीनों अंगों का जो प्रमुख होता है उसको हम लोग कहते हैं, देखिए यहाँ पर राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के अंगों का प्रमुख होते हैं। सेलुलर जेल को किस जेल के नाम से जाना जाता है। ये सेलुलर जेल बहुत ही फेमस जेल है, बहुत बार परीक्षा में आया हुआ है। तो इस जेल को और किस जेल के नाम से जाना जाता है, अंग्रेजी जेल, काला पानी, बड़ी जेल या रुग्ण जेल, क्या कहा जाता है, ठीक है। तो सेलुलर जेल को किस जेल के नाम से जाना जाता है, तो काला पानी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। 5 लाख बार प्रश्न पूछ दिया गया, जितना कहिएगा उतना ही कम है। गधा, घोड़ा, ऊंट या हाथी किसको कहा जाता है, तो रेगिस्तान का जहाज किसको कहा जाता है, ऊंट को कहा जाता है रेगिस्तान को जहाज। भारत के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नागरिक हवाई अड्डा का नाम बताइए। भारत का कौन सा ऐसा हवाई अड्डा है जो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं आपको। तो देखिए यहाँ पर लेह है, शिमला है, श्रीनगर है या गुवाहाटी है, कहाँ पर है, तो लेह जो है भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नागरिक हवाई अड्डा है, जहाँ पर सैनिकों को ले जाया जाता है। अब हिंदी सेक्शन के अंतर्गत आते हैं। सही शब्द है, इसमें सही शब्द कौन है बताना है। ईर्षा, ईर्षा, ईर्ष्या या ईर्ष्या, कौन सा सही शब्द है आपको बताना है, ठीक है। सही शब्द देखिए एक आपका हिंदी के अंतर्गत आता है, तो ईर्ष्या जो लिखा जाता है, देखिए ई आधा स और या के ऊपर र होता है, ईर्ष्या होता है, ये सही लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह का लिखा हुआ कौन सा ऑप्शन में है, तो आप देख रहे हैं इसमें डी ऑप्शन में है, इसलिए इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कष्ट का अर्थ क्या होता है। कष्ट का अर्थ क्या होता है, खेद होता है, शोक होता है, दुख होता है या शारीरिक असुविधा होता है। क्या होता है कष्ट का मतलब, तो देखिए खेद मतलब क्या होता है, किसी चीज पर काम करने के लिए मिला और हम काम नहीं किए तो वहां पर खेद व्यक्त कर पाते हैं। शोक का मतलब कि किसी भी परिवार में यदि किसी भी प्रकार का कोई मृत्यु हो जाता है तो वहां पर शोक की लहर होती है, कोई खराब काम हो जाता है तो शोक हो जाता है। और दुख का मतलब यहाँ पर देखिए होता है, दुख जो होती है एक के किसी बातों की दुख हमें पहुंच जाती है, वो दुख जो हमें दिल से लगता है वो दुख हो गया। और शारीरिक असुविधा जो होती है वो देखिए आपका कष्ट होता है। आपके अगर अंदर शारीरिक किसी भी प्रकार की असुविधा होती है तो हमें कहते हैं कि बहुत कष्ट है, ठीक है। दुख को देखिए कष्ट की श्रेणी में नहीं रखा गया है, आप दिमाग में रखिएगा। शारीरिक असुविधा जो होती है वो आपको कष्ट हो देता है ना। अगर आपके हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, तो ये कष्ट आपको होता है, ठीक है। तो शारीरिक असुविधा आएगा कष्ट के अंतर्गत। आवरण में कौन सा उपसर्ग लगाकर एक नया शब्द बनाया जा सकता है, बताना है आपको। आवरण दिया हुआ है, इसमें कौन सा नया उपसर्ग लगाइएगा तो वो नया शब्द बनेगा। नील लगाने पर बनेगा,
नीवा लगाने पर बनेगा, परी या परिया क्या लगाने पर बनेगा, ठीक है। देखिए आवरण शब्द हमें दिया हुआ है, आवरण दिया हुआ है ना, इसमें एक शब्द हम लगाते हैं, देखिए परी, क्या बोलते हैं परी, और जोड़ आवरण। तो ये जो पहले लगा तो ये उपसर्ग है, तो हमने क्या लगाया, परी उपसर्ग लगाया, तो एक नया शब्द बनता है, वो देखिए होता है पर्यावरण। क्या होता है, पर्यावरण, ठीक है। तो यहाँ पर परि शब्द लगने से एक नया शब्द जब हम लगाएंगे उपसर्ग, तो वो नया शब्द बनेगा, इसका राइट आंसर परि हो जाएगा। अष्टाध्यायी में कौन सा समास है, अष्टाध्यायी में कौन सा समास आपको बताना है, ठीक है। देखिए अष्टाध्यायी का मतलब है 8, अष्ट मने 8 अध्यायों का समाहार, 8 अध्याय का समाहार, ठीक है। 8 क्या चीज है, संख्यावाचक है, और द्विगु में दो, द्विगु मने 2 होता है, ये भी क्या है, संख्यावाचक है। तो संख्यावाचक और संख्यावाचक मिलेगा तो उसको द्विगु में डालेंगे, तो इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, द्विगु हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है सेलेक्ट करेक्ट वर्ब, इसमें से करेक्ट वर्ब को चुनिए, क्या लगेगा, यू डू नॉट ए मैंगो, यू डू नॉट ए मैंगो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या लगेगा आपको बताना है, ईट लगेगा, एट लगेगा, ईटन लगेगा या ईट्स लगेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका ईट होगा, क्योंकि याद रखिएगा डू नॉट या डज नॉट निगेटिव आ जाए तो इसके बाद जो है वर्ब का पहला रूप ही प्रयोग होता है, डू नॉट या डज नॉट के बाद वर्ब का पहला रूप ही प्रयोग किया जाता है, V1 का प्रयोग किया जाता है, ना कि V5 का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा डू नॉट और डज नॉट के बाद वर्ब का पहला रूप लगेगा, इसलिए ईट वर्ब का पहला रूप है, इसका राइट आंसर ईट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, राइट पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ कैच, कैच मतलब यहाँ पर जो पकड़ना हो गया उसका पास्ट टेंस में क्या होगा, कैच जो है आपका प्रेजेंट का है, इसका पास्ट में क्या होगा, तो पास्ट में क्या होता है, काप्ट होता है, क्या होता है, काप्ट होता है, CAUGHT, इसका राइट आंसर देखिए सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है, राम कहता है कि वह मेरी माँ के इकलौती बेटा का तस्वीर है, तो वह तस्वीर किसका है आपको बताना है, ठीक है। राम कहता है कि वह मेरी माँ, देखिए राम है, यहाँ पर राम है, और यह कह रहा है, क्या कर रहा है, एक तस्वीर है, एक तस्वीर यहाँ पर लगाया हुआ है, ठीक है। इस तस्वीर के बारे में क्या कर रहा है कि वह मेरी माँ, वह यह जो तस्वीर है मेरी माँ, मेरी माँ, राम की माँ का इकलौता बेटा का तस्वीर है, वह तस्वीर किसका है, तो वो समझिए राम खुद है, राम खुद ही वह लड़का है जो बता रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर राम हो जाएगा। अगला है आपका 34, फिर है 12, फिर है 02, फिर 00, अगला क्या भराएगा आपको बताना है, ठीक है। देखिए ट्रिक किस तरह से काम कर रहा है आपको बता देते हैं। 0 आंसर होगा या 12 आंसर होगा या 13 होगा या 5 होगा, ठीक है। देखिए 3 4 है ना, 3 और 4 को गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 12। देखिए इसमें 12 है ना, अब 12 में कौन कौन डिजिट है, 1 और 2 है ना, तो 1 और 2 को गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 2 को लिखेंगे हम 0 2 लिखेंगे ना। अब देखिए 0 2 हमारे पास है, तो 0 और 2 ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 0 और 0 आएगा, आएगा ना। अब अगला क्या होगा, तो 0 और 0 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो अगला आंसर आपका 0 होगा, जो कि ए में है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, मैथ सेक्शन के अंतर्गत है, दो संख्याओं का अनुपात 1:4 है और उनका अंतर 21 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो दो संख्याओं का अनुपात 1:4 है, तो दो संख्याओं का अनुपात है, अनुपात, तो एक संख्या को हम क्या मान लिए x और दूसरी संख्या को क्या मान लेंगे 4x, उनका अंतर 21 है, तो इसको घटाइएगा, 4x में से x घटाइएगा तो 3x, अंतर 21 है तो 21 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए गुना के रूप में है तो हम काट सकते हैं, 3 7 21, यानी x बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। तो दोनों संख्या कौन हो गई, तो x का मान देखिए 7 हो गया, और यहाँ पर 4x है, इसका मतलब 4 × 7 करेंगे तो 28 हो गया। तो वह संख्या 7 और 28 हो सकता है या 28 और 7 हो सकता है, ठीक है। तो 28 और 7 किस में दिया, देखिए डी में दिया है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है x² - 9 का गुणनखंड क्या होगा, आपको बताना है कि x² - 9 का गुणनखंड क्या होगा, x + 3 x - 2, x + 3 x - 3, x + 2 x - 2 या x + 4 x - 3 क्या होगा, ठीक है। देखिए आप एक फॉर्मूला याद रखिएगा, x² और 9 को हम देखिए लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो ये हो गया a² - b², क्या होगा आपका फॉर्मूला, तो a + b इंटू क्या हो गया a - b, यानी x + 3 इंटू x - 3 किस में है, तो देखिए b में है, b इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फॉर्मूला देखिए आप याद रखिएगा मैथ के लिए, नहीं तो आपको बहुत पीछे जा सकते हैं ना। अगला देखिएगा,
800 रुपये का साधारण ब्याज 1 वर्ष में 80 रुपया है। 800 रुपये का साधारण ब्याज 1 वर्ष में 80 रुपया है, तो 5 वर्ष में ब्याज कितना होगा आपको बताना है। 200 रुपया, 300 रुपया, 400 रुपया या 500 रुपया, कौन सा आपका ब्याज होगा। ठीक है, तो देखिए 800 रुपये का साधारण ब्याज 1 वर्ष में 80 रुपये है, तो उसी का 5 वर्ष में कितना होगा। तो 1 वर्ष में 80 है, बताइए। ठीक है, तो 5 वर्ष में कितना होगा, तो 80 गुने 5 कीजिए ना, 80 पच्चे कितना हो गया 400, यानी 400 रुपया ब्याज होगा। किस में है, ऑप्शन सी में, यानी इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। एक डायरी का क्रय मूल्य 160 है, यदि दुकानदार उसे 20% हानि पर बेचता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए विक्रय मूल्य का एक फॉर्मूला पर आप बना सकते हैं, और नहीं तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं। क्रय मूल्य कितना है, देखिए 160 है, और उस पर हानि कितना हो जा रहा है, देखिए उससे 20% की हानि हो रहा है। तो 20% यानी 20/100, 0000 कट गया, यानी 32 रुपया है। 32 रुपये का कितना हो रहा है, हानि हो रहा है। तो अब वो वस्तु का विक्रय मूल्य यानी वो बेचाया कितना में, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, देखिए अब वो वस्तु का है, तो आपको 160 रुपया था, 160 रुपया था, उसमें से आपको नुकसान हो गया, उसमें से आपको नुकसान हो गया। ठीक है, कितना नुकसान हुआ, तो 160 और 160 का 20% यानी 32, यानी कितना हो गया, 32 नुकसान हो गया ना। एक डायरी का 160 है, उसे 20% हानि पर, तो 32 रुपये का नुकसान हो गया आपको। तो नुकसान हो गया, तो 160 में से 32 घटाइएगा, तो आपको देखिए 10 में से 2 गया, 8 बच गया, और इधर बच गया आपको 15 में से 3 तो 2, 128 रुपये, यानी वो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा अब, तो 128 रुपये हो जाएगा। 128 किस में है, तो 128 देखिए आपका आंसर जो है वो बी में है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मेरे प्यारे शिक्षक बंधु, आप यहाँ पर 1 से 5 के टेस्ट सीरीज में जरूर जुड़िएगा। आपको यहाँ से सफलता दिला करके ही यह चैलेंज सांस लगी, तो आप सभी अभी के अभी 99 रुपीज़ पेड करके टेस्ट सीरीज में जुड़ जाइए और 1000 इंपॉर्टेंट प्रश्न को अवश्य देख लीजिए। इसी तरह का प्रश्न और यहीं से सारे प्रश्न आपके आने वाले हैं। हाथ से लिखा हुआ आपको सारा किताब का नोट्स बना बनाया मिल रहा है, आप यहाँ से जरूर परचेज करेंगे। धन्यवाद।